रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है कि जो उसका सिलेबस है, जैसे आपको न्यूज़पेपर मैगज़ीन आपको ये पढ़ना शुरू करना है उसको। एक तो हम जब से हम तैयारी करते थे और आज जो समय चल रहा है वो समय काफ़ी बदल चुका है। बताऊँ कि मेरे ही साथी हैं, एक धर्मेंद्र जी हैं, अब उन्होंने 3 बार इंटरव्यू दिया, उसका सारा एग्ज़ाम सब कुछ उनका ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे कोई हताश हो सकता है बच्चा कि भाई अभ्यर्थी की नहीं 3 बार इंटरव्यू दे के हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आसपास ज़्यादा पढ़ने वाले लोग नहीं होते, तो आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन एक उस बच्चे से भी है जो IIT IIM से आया हुआ है, एक उससे भी है जो डॉक्टर है, एक उससे भी है कि जो बड़े शहर में तैयारी कर रहा है और लगातार सारी कोचिंग्स के संपर्क में। एक तो बात यह है कि जब आपने बड़ा लक्ष्य चुना है जीवन में, तो आपको थोड़ा सा धैर्य भी आपको रखना पड़ेगा, सहनशीलता आपको ज़्यादा रखना है कि पहले तो आपको ये खुश होने की आवश्यकता है कि आपने एक बड़ा लक्ष्य चुना है। जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है हम बहुत छोटे लक्ष्य चुनते हैं और उनको पाके हम खुश हो जाते हैं। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस का भाग हूँ, अभी मैं एज अ डिफेंस स्टेट ऑफिसर जयपुर सर्कल के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कैरियर विकल्प है, देखिए बहुत अच्छी आपकी ट्रेनिंग होती है और गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी आपकी सैलरी होती है, तो और काफ़ी सारी पर्क्स मिलती हैं आपको, भाई गाड़ी रहती है, घर रहता ही है, और भी कई सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो वो आपका जीवन जो है एक बहुत अच्छा स्टेबल और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। एक सोशल रिस्पेक्ट तो उसके साथ है ही, तो एक होलसम पैकेज है जो आप अच्छा कर सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मिलती है वो ये कि आप किसी के जीवन को टच कर सकते हैं, आप किसी की कुछ हेल्प कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आया है किसी काम के लिए, आपके विभाग का काम है तो आप डायरेक्टली उसे कर सकते हैं, अगर किसी और का है तो आप मिलते जुलते रहते हैं गवर्नमेंट मीटिंग्स में। एक तो विज़न और अपना हमने लक्ष्य बनाया ना, वो हमें बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। हमें ये नहीं कि आज हम कह रहे हैं हम सिविल सर्विस करेंगे, 2 साल बाद हम बोलने लगे नहीं मैं प्राइवेट नौकरी भी कर लूँगा, नहीं मैं उस फील्ड में भी चला जाऊँगा, मैं कुछ और कर लूँगा। तो आपको पहले तो अपना लक्ष्य पूरा फोकस आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को नमस्कार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इस वक्त अभी हमारे साथ यशपाल जी है जो इंडियन डिफेंस एक्सटेंडेड सर्विस पर वर्तमान में है, और इन्होंने 2014 में UPSC में 513 रैंक के साथ इनका सर का सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि UPSC की जर्नी के दौरान आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ सर करेंगे कि 12th के बाद कॉलेज के 3 साल किस प्रकार आप अच्छे से तैयार करें UPSC के लिए। सर नमस्ते। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर सबसे पहले ऑडियंस को बताइए कि इस जो आपने जर्नी की थी कब से स्टार्ट की थी? मैंने 2010 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी। उससे पहले मैं थोड़ा सा जनरल स्टडीज़ के पेपर देखता रहता था या अपना द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था थोड़ा सा, क्योंकि मेरे साथ मेरा रूम पार्टनर वो उसके लिए तैयारी करता था, MBA के लिए, कैट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता था, तो इसलिए मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत मैं उसके साथ देखता रहता था। फिर मेरा रुझान इसके बाद जब बीटेक कंप्लीट हो गई तब मेरा रुझान इस तरफ हुआ कि क्यों ना सिविल सर्विस की तैयारी की जाए। जी सर। अब क्या सर अपने कॉलेज के 3 साल इस सिविल सेवा में दिए थे, या फिर उस टाइम आप किसी अदर की प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं, बेसिकली जब कॉलेज का लास्ट ईयर था, जो बीटेक का फाइनल ईयर, उस टाइम से थोड़ा इस दिशा में सोचने लगे कि थोड़ा बहुत पढ़ने लगे। एक SSC का एग्ज़ाम भी होता है CGL का, उसके लिए देखने लगे थे थोड़ा, तो जनरल स्टडीज़ बढ़ी, तो उसमें हम प्रतियोगिता दर्पण वगैरह मैगजीन देखते थे, तो उनमें इंटरव्यूज़ आते थे टॉपर्स के कि इस तरह का होता है। एक सिविल सेवा एग्ज़ाम राज्य का भी होता है, फिर एक IAS का एग्ज़ाम होता है जो UPSC कंडक्ट कराती है। तो वहाँ से ये विचार दिमाग में आया कि भाई इससे आगे तैयारी करनी चाहिए हमें, तो फिर इसलिए फिर यहाँ से बाद उसके बाद जो हमने फिर दिल्ली का रुख किया कि भाई तैयारी करनी चाहिए। जी सर। सर आपने UPSC के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी? नहीं, उसके लिए पहले स्ट्रेटजी तो यही बनाई थी कि पहले 1-2 अटैम्प्ट पूरा UPSC का देना है अच्छे से, तो उसके लिए भाई अपना एक तो ये डेवलप करना है कि रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है कि जो उसका सिलेबस है, जैसे आपको न्यूज़पेपर मैगज़ीन आपको ये पढ़ना शुरू करना है उसको। फिर धीरे धीरे आपको भाई एक एग्ज़ाम वो करना है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था उस टाइम 2012 में, मतलब 11 से प्रिपरेशन शुरू की थी, तब दो ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे एग्ज़ाम में, तो आपको एक ऑप्शनल में पहले काम करना है, एक और दोनों ही आपको कवर करने हैं। तो इसलिए फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट लिया था, क्योंकि उसमें इस समय वहाँ एक आम धारणा थी कि भी वो एक छोटा सब्जेक्ट था और उससे अपना जो इंडियन पॉलिटी है वो पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। एक वो लिया, और एक मैंने अपनी रुचि के आधार पे ही सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया था। जी सर। जी सर, अब आप इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कहते हैं कि UPSC की जर्नी के दौरान कोचिंग एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। क्या आपने उस टाइम सर कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, या फिर हमारे ऑडियंस को आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस टॉपिक पर? नहीं, देखिए पहले तो कोचिंग
एक तो हम जब से हम तैयारी करते थे और आज जो समय चल रहा है वो समय काफ़ी बदल चुका है भाई। आज जिस तरीके से भाई आप पे ऑनलाइन माध्यम मौजूद हैं, जिस तरीके से अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल है, तो अगर कोई जागरूक है, स्टूडेंट है अगर कोई इस तरह का, तो वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है विदाउट कोचिंग के इन्वॉल्वमेंट के। हो सकता है बाद में वो कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर ले, लेकिन उस समय ये था कि भी उस समय ज़्यादातर ऐसा अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग कोचिंग मैंने की थी। बेसिकली मैं पूरे जीएस की कोचिंग खान स्टडी ग्रुप से की थी। बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ टीम बहुत अच्छी है, वो आपको ना बहुत गाइड करते हैं, बहुत तरीके से आपके हाईज एंड लोज में आपका साथ देते हैं इस तरह। तो वो था। उसके अलावा ऑप्शनल्स की मैंने की थी, आशुतोष पांडे सर थे, उनसे सोशियो उसकी की थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, रामास्वामी सर से सोशियोलॉजी की थी। आज के लिए मैं ये कहूँगा कि आज अगर आप जागरूक हैं, मतलब आप उसमें लगे हुए हैं, आप कॉलेज टाइम से, जैसे कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा जुड़े हुए हैं, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। अब जैसे मैं ही उदाहरण के तौर पे बताऊं कि मेरे ही साथी हैं, एक धर्मेंद्र जी हैं, अब उन्होंने 3 बार इंटरव्यू दिया, उसका सारा एग्ज़ाम सब कुछ उनका ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे कोई हताश हो सकता है बच्चा कि भाई अभ्यर्थी की नहीं 3 बार इंटरव्यू दे के हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये वो। तो ऐसा नहीं है भाई, उनका उदाहरण है, आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अपना एक अच्छा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है और ख़ुद भी वो मोटिवेटेड हैं, और निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होगा आने वाले अटेम्प्ट्स में। जी सर, हमारे बहुत सारे ऑडियंस है जो बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं, वो एक दिल्ली और जयपुर जैसे शहर में अफोर्ड नहीं कर पाते, इनका इतना बजट नहीं है और गांव में रहकर ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिना कोचिंग के, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से एक दिक्कत तो आती है, जो अगर क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए क्या थोड़ा सा बड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं करने वाले, अगर कॉलेज टाइम से अवेयर हैं, आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो जाए, पर फिर भी ये मान के चलें कि 2 से 3 साल का वक्त इस प्रिपरेशन में लगता है आपके ग्रेजुएशन के बाद। तो जो ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं या जो ऐसे अपने इस तबके से आते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वाकई बड़े शहर में रहना बड़ा वो होता है, खर्चीला होता है उसको देखना, तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि इसको जो है आजकल जो हमारे भाई यूट्यूब चैनल हैं इस समय के, या कुछ ऑनलाइन कोर्सेज इस दिशा में चल गए, उनमें फ़ीस कम होती है, तो कोई ऐसा अच्छा एक अपना यूट्यूब कोर्स कर सकते हैं, वो उससे ऑनलाइन करके देख सकते हैं पहले भाई 3-4 महीने का, 6 महीने का, कि उससे क्या आ रहा है। उसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे तो उससे हो सकता है, उसको करें और अपनी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें कोई भी साथ की यूट्यूब से कोई। अब तो काफ़ी सारे जितने भी मेन कोचिंग हैं उनका कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनको लगता है कि थोड़ा सा माहौल नहीं बन पा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आपके आसपास ज़्यादा पढ़ने वाले लोग नहीं होते, तो आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन एक उस बच्चे से भी है जो IIT IIM से आया हुआ है, एक उससे भी है जो डॉक्टर है, एक उससे भी है कि जो बड़े शहर में तैयारी कर रहा है और लगातार सारी कोचिंग्स के संपर्क में है। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह आप उसको देखेंगे। बट ये है कि आप वो करके अगर आपको लग रहा है बाद में, तो आप अपना टेस्ट सीरीज़ वगैरह करने के लिए यहाँ आ सकते हैं, किसी जैसे जयपुर में आ सकते हैं, दिल्ली में टेस्ट सीरीज़ के लिए गए, अपना 1-2 महीने टेस्ट सीरीज़ दी, डाउट सॉल्विंग वगैरह लिया और फिर अपना आप वापस आ गए। तो उस तरीके से भी आज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी लोगों ने ऐसा किया है, मैं कई लोग ऐसों को जानता हूँ जो ऐसा कर रहे हैं इस दिशा में कार्य। सर जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिविल सेवा एग्ज़ाम बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसका कोई अपन कह नहीं सकते 2-3 साल लग जाएंगे, 4-5 साल लग जाएंगे, फिर भी अपने आप को मोटिवेट किस प्रकार रखें इसमें? देखिए, एक तो बात यह है कि जब आपने बड़ा लक्ष्य चुना है जीवन में, तो आपको थोड़ा सा धैर्य भी आपको रखना पड़ेगा, सहनशीलता आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप कोई भी छोटी नौकरी करके भी आप अपना जीवन निकाल सकते हैं। तो सभी अभ्यर्थी जो इसमें आएंगे, पहले तो आपको ये खुश होने की आवश्यकता है कि आपने एक बड़ा लक्ष्य चुना है। जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है, हम बहुत छोटे लक्ष्य चुनते हैं और उनको पाके हम खुश हो जाते हैं। तो आप इस बात पे पहले तो संतोष करिए कि आप एक अच्छे फील्ड में हैं, आप एक ऐसा लक्ष्य चुनने आए हैं भी जिसका व्यापक दायरा बहुत व्यापक है। आप सोचिए कि ये इतनी कोई बढ़िया चीज़ होगी जब भी तो यहाँ लोग आ रहे हैं, जो IIT से हैं, IIM से हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो भी जिस भी क्षेत्र के सफल लोग हैं, अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये एक बहुत बेहतर विकल्प है। तो इसमें अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को मोटिवेटेड रखिए कि भाई ये कार्य होता है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड हैं, उसमें उनका 6ठे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, 5वें अटेम्प्ट तक नहीं हो पाया, कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और एक ही अटेम्प्ट आपको लगता है, चाहे ये प्रक्रिया आपको बड़ी लग रही हो, लेकिन जिस दिन जब आप मेहनत करते जाते हैं, चीज़ें आपके लिए सहज होती जाती हैं, तो एक ही अटेम्प्ट में तीनों चीज़ें होती हैं। फिर आपको देखने से लगता है कि हम अपने, क्योंकि व्यक्ति को जो मुश्किल है ना वो उसके दिमाग में है केवल, और उस दिमाग को आप अगर कंट्रोल करते रहे, आप उसको मोटिवेटेड रखते रहे, तो आप निश्चित रूप से इसमें सफलता हासिल करेंगे।
और अगर एक और पैरेलल लगे कि भाई 2 या 3 अटेम्प्ट में मान लो जी आपका प्रीलिम्स नहीं होता है, तो मैं ये कहूँगा उससे जुड़े हुए एग्ज़ाम भी हम दे सकते हैं। जैसे स्टेट सिविल सर्विस के एग्ज़ाम है, अब जैसे जो UPPCS का एग्ज़ाम है, जैसे मेरा होम स्टेट यूपी है, तो उन्होंने हूबहू वही सिलेबस वहाँ पे है, बस थोड़ा सा यूपी का पार्ट ज़्यादा है। या राजस्थान का है तो उसमें राजस्थान का कुछ पोर्शन है, उसको ऐड कर सकते हैं। या अदर एग्ज़ाम जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है या EPFO कमिश्नर का एग्ज़ाम है, तो आप ऐसे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका भाई एक होता है आपको साल में एक ही एग्ज़ाम देना है, ऐसे साल में आप 2-3 एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो क्योंकि वही प्रिपरेशन उसमें आनी है, वही सिलेबस उसका है, तो आप कहीं और दूसरी जॉब में भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद उस प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार पहले 2 साल वही अटैम्प्ट दीजिए, अपने 2 अटैम्प्ट पूरा केवल प्रॉपर फोकस्ड होकर ये दीजिए, उसके बाद आप स्टेट सिविल सर्विसेज को भी दे सकते हैं। और ये आप मान के चलिए कि आप जिस भी काम में आप डेडिकेटेड होंगे आप उसको करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जीवन में एक आकर्षण का सिद्धांत कार्य करता है कि अगर आप किसी चीज़ के प्रति आप अगर निष्ठावान हैं, आप दृढ़ संकल्पित हैं, तो वो चीज़ निश्चित रूप से आपको मिलेगी। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आप DEO पद पे हो, तो इसमें सर क्या होता है, इसका सर प्रोसेस बता सकते हैं आप ऑडियंस को? हाँ, मैं इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस का भाग हूँ। अभी मैं एज अ डिफेंस स्टेट ऑफिसर जयपुर सर्कल के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली काम क्या है, इसमें एक लैंड कमिश्नर का काम है। जो भी डिफेंस लैंड से जुड़े मसले हैं, जो भी अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के जो लैंड है या बेसिकली आर्मी पे जो भी है, तो उससे जुड़े हुए एक्विजिशन, हायरिंग, लैंड सर्वे करना और भी उससे जुड़े हुए जो भी मसले आते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे अगर जो भी स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करना है केस, कोई नई ज़मीन लेनी है, किसी एक साथ कोई आवश्यकता पड़ रही है रक्षा के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। जैसे मोटिवेट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि IAS बनने, UPSC में क्लियर होने के बाद में क्या क्या होता है, तो सर आपको गवर्नमेंट आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाती है? नहीं, बहुत अच्छा कैरियर विकल्प है। देखिए, बहुत अच्छी आपकी ट्रेनिंग होती है और गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी आपकी सैलरी होती है, तो और काफ़ी सारी पर्क्स मिलती हैं आपको। भाई गाड़ी रहती है, घर रहता ही है, और भी कई सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो वो आपका जीवन जो है एक बहुत अच्छा स्टेबल और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। एक सोशल रिस्पेक्ट तो उसके साथ है ही, तो एक होलसम पैकेज है जो आप अच्छा कर सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मिलती है वो ये कि आप किसी के जीवन को टच कर सकते हैं, आप किसी की कुछ हेल्प कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आया है किसी काम के लिए, आपके विभाग का काम है तो आप डायरेक्टली उसे कर सकते हैं। अगर किसी और का है तो आप मिलते जुलते रहते हैं गवर्नमेंट मीटिंग्स में, तो आप अदर ऑफिसर्स जो हैं अदर डिपार्टमेंट के, उससे ये बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज का ऐसा तबका है जिसको भाई आवश्यकता है सरकार की, तो उसमें आप उस निश्चित रूप से उनकी हेल्प कर सकते हैं। इससे बड़ा क्या होता है, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो आप ये कर सकते हैं भाई। ये करके आप अपने आप को और अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है, तो बढ़िया है, ये कैरियर विकल्प है जो है। जी सर, अभी आप इस DO पद पे हो, तो सर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप पूरे दिन आपका शेड्यूल बिजी रहता है? कहा जाता है कि इसमें UPSC में जो कलेक्टर हो, किसी भी पद पे हो, पूरे दिन उनका शेड्यूल बिजी रहता है, क्या आपको भी ये लगता है सर? हाँ, नहीं, बिजी रहता है। जो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से थोड़ा मतलब बिजीनेस में वो आता है, पर निश्चित रूप से बिजी तो रहता है, क्योंकि आपका पब्लिक सर्विस ऑफिस है तो पब्लिक आती रहती है आपके पास, और अदर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती हैं। तो यही कहते हैं भाई, आप अगर करेंगे, आप पे इतना बड़ा चार्ज और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपको दी हुई है, तो थोड़ी सी मेहनत तो बनती है कि वो आत्म अनुशासन तो आपको रखना है। तभी आप मतलब बेहतर, अगर आप लोगों की समस्याएं नहीं सुनेंगे तो आप जान कैसे पाएंगे, और जब अच्छी से जानेंगे नहीं तो उसका अच्छा समाधान आप कैसे सुझा पाएंगे। तो ये बिजनेस तो रहती है, पर धीरे धीरे भाई ये तो हर जगह मुझे लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर में तो और ज़्यादा है, और वहाँ पे किस तरह की प्रतिस्पर्धा है कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसको चीज़ को देखते हैं तो एक अच्छा गौरवान्वित आप फील करते हैं, आप अच्छा, आपको संतोष महसूस होता है कि आप लोगों के कुछ काम आ सकते हैं, तो ये आपको अंदर से आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। इस जर्नी के दौरान सर आपकी कौन कौन सी गलतियाँ रह गई जो इन ऑडियंस को गलती वापस नहीं दोहरानी चाहिए, आप क्या करें? हाँ, ये मैं कहूँगा कि कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही ना हमें अपना एक तो विज़न और अपना हमने लक्ष्य बनाया ना, वो हमें बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। हमें ये नहीं कि आज हम कह रहे हैं हम सिविल सर्विस करेंगे, 2 साल बाद हम बोलने लगे नहीं मैं प्राइवेट नौकरी भी कर लूँगा, नहीं मैं उस फील्ड में भी चला जाऊँगा, मैं कुछ और कर लूँगा। तो आपको पहले तो अपना लक्ष्य पूरा फोकस करना है पहले। भाई जिसको दिशा ही नहीं पता है वो नाव कहाँ किनारे पे पहुँचेगी। आप अपना लक्ष्य तय करें, जैसे आपने मान लो कॉलेज टाइम पे कर लिया तो अपना कॉलेज करें प्रॉपर तरीके से, बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड, जैसे थर्ड ईयर का आपका अगर कोर्स है 3 ईयर का, अगर 4 ईयर का है तो 3rd ईयर से आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को उस दिशा में लेते हुए जाएं कि जो भी आप काम करें, जो आपकी हॉबीज़ है ना, वो थोड़ी थोड़ी इस तरह की होने लगें जो आपको सिविल सर्विस में आगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एज दें। जैसे लाइक पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट है, तो उसको कैसे करें कि भाई एक तो आपका है शारीरिक एस्पेक्ट है कि भाई अपनी फिटनेस अच्छी रखें, आप अपनी दिनचर्या को कहते हैं कि आत्म अनुशासन रखें। भाई थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर वगैरह को अच्छे से पढ़ना शुरू करें। ऐसे ही नहीं आप केवल उस लिए देख रहे हैं, आप अगर वो है तो सिलेबस भी देखते रहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेकंड ईयर ऑनवर्ड ही। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें, कुछ थोड़ा सा कोई मैगजीन की हैबिट डालें, या बहुत अच्छा कोई
बुक है, मान लो अब्दुल कलाम की बुक हैं या इस तरह की बुक हैं और अच्छी बुक हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें कि भाई क्या है जो इंडियन सिस्टम है उसको जानने की शुरू करें कि भाई पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं और चीज़ें होती हैं। इकोनॉमी में जो पेपर्स में नए टर्म्स आ रहे हैं, मान लो आजकल भाई तालिबान की चर्चा हो रही है, तो उसके बाद अगर आता है क्या है तालिबान, क्या प्रॉब्लम है उसका, किस तरह चीज़ें चल रही हैं ना, वो आप धीरे धीरे करते जाएं और एक डायरी सी डेवलप कर लें, एक बना लें जिससे आप लिखते जाएं ये चीज़ें। मैगजीन्स आप पढ़ते रहें थोड़ा थोड़ा, तो उस तरह से आप अपने कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इस तरफ देखते जाएंगे तो आपको एक ओरिएंटेशन आपका उस तरफ होता जाएगा। वही आपको लगेगा कि बड़ा इससे को क्या फ़ायदा मिलेगा, बट ये धीरे धीरे करके एक आपको फ़ायदा देता है, बहुत टेंजिबल फ़ायदा आपको बाद में मिलता है इसका। जैसे सर आपने बताया कि न्यूज़पेपर इसमें एक बहुत रोल करता है, तो सर न्यूज़पेपर को किस प्रकार पढ़ना चाहिए? जैसे न्यूज़पेपर में देखें तो द हिंदू पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाले, वो क्योंकि बहुत अच्छे से वो इश्यूज़ कवर करता है। इंडियन एक्सप्रेस भी देख सकते हैं, और नहीं तो अगर हिंदी में देखें तो मैं यहाँ कहता हूँ भास्कर भी अच्छा आता है, या दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण। पढ़ना उसमें ये है कि जो नीतिगत मसले हैं ना वो पढ़ना है हमें, कि हमें ये नहीं पढ़ना है किसने किसी से क्या कह दिया, किसी नेता ने किसी का कुछ कह दिया या कुछ हुआ, इस तरह की चीज़ ना। हमें पढ़ना है कि देशव्यापी क्या चीज़ आ रही है, उसके मुद्दे को पकड़ना है। किसी जीएसटी है तो क्या होता है जीएसटी, हमने वो टर्म हमने नोट कर लिया तो उसको जीएसटी को हम बाद में गूगल कर लेंगे, उससे जुड़ी कुछ खबर है फिर उससे लिंक करके उसको पढ़ना है। जीडीपी आ गया कि जीडीपी इतनी बढ़ी इतनी घटी, तो जीडीपी क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसको देखना। आप किसी पे कि मान लो बच्चे बहुत दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो अब स्कूल खोलने चाहिए, तो उस पर हमें एनालिसिस अगर किसी का आ रहा है, तालिबान का वो कैसे आ रहा है, या हमारे फॉरेन रिलेशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या आप जैसे इकोनॉमी है तो कहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मेन मुद्दे जो हैं भाई, जैसे सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, या जैसे लिंगानुपात अगर वो हो रहा है, सेक्स रेशियो किसी स्टेट्स का, बीमारी आ रही हैं तो कौन सी बीमारी का क्या है, वो वायरस लेडन है या किस तरह की बीमारी है, उसका संरचना जानना। तो इस तरह से पढ़ना है कि उसमें इश्यूज़ कवर हों। वो इश्यूज़ का हमें पता कैसे चलेगा कि जब हम पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, हम सिलेबस देखेंगे, उससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि डिमांड क्या है यूपीएससी की या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम है, उसकी डिमांड क्या है। क्योंकि जैसे स्टेट यूपीएससी तो कम फैक्ट्स पूछता है, जैसे स्टेट सिविल सर्विस वाले कुछ फैक्ट्स भी पूछते हैं, वही फैक्ट्स भी हो सकता है। अब जैसे मान लो अगर मैं स्टेट सिविल सर्विस या एसएससी के एग्ज़ाम की बात करूँ तो वो ये नहीं पूछेंगे गोल्ड किसने जीता, वो पूछेंगे गोल्ड किस उसमें जीता था, जेवलिन में जीता था या अभी अपनी लकीरन ने यहाँ जीता, तो किस उसमें जीता था, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता या किसी में जीता। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी वो होती है। मान लो हम मेडल्स उसमें ला रहे हैं तो उस फील्ड में कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिफरेंट जो हैं। तो इस तरीके से आपको एक ओरिएंटेशन बनाना है कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो, क्योंकि जिससे कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भाई बाद में ये होता है कि आप कोई भी चीज़ आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इजीली उसको पता कर सकें, उसे जल्दी समझ सकें और उसका सॉल्यूशन सुझा सकें। तो उसमें नॉलेज का आपका रोल ये आता है कि आप हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता हो। तो इसलिए यूपीएससी एक जर्नलिस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है कि सर हर फील्ड के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो। वो तभी आएगी जब आपका रीडिंग बेस बढ़ेगा। वो आपको कॉलेज टाइम से ही बढ़ाना है, धीरे धीरे करके अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, बुक्स पढ़नी है और वो पढ़ना है। इसलिए जो धीरे धीरे आपकी सिटिंग भी बढ़ने लग जाएगी तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करेगी बाद में। 10 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उन ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इस समय ये कहूँगा कि भाई अब मुश्किल से कम समय बचा है, धीमे थोड़ा समय है, तो कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें जो अब तक आपने नहीं पढ़ा है। कुछ भी नया सोर्स ना लेंगे, किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि यार ये इन्होंने अच्छी चीज़ निकाल दी है, फैक्ट्स ये निकाल दिए, कुछ समरी निकाल दी, कुछ नहीं। जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है केवल उसी को रिवाइज़ करें और कोशिश ये करें कि हर दिन जो आज 1 से 2 टेस्ट जरूर दें और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करें कि जिस टाइम एग्ज़ाम होता है, चाहे आप पहले ज़्यादा रात में पढ़ने वाले हों, तो अभी इस 1 महीने में ये जो भी आप पे दिन बचे आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें। भाई सुबह से जगें, 6 बजे जगें और उसी टाइम पे टेस्ट देने की कोशिश करें जिस टाइम पे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। दोनों टाइम मतलब वो भी करें और सीसेट भी कम से कम 5 पे मतलब पेपर इसको दे के जाएँ। और ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ करें जो अच्छी विज़न की आ रही है, इनसाइट की आ रही है, टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो अपना कोर एरिया है केवल उस पर फोकस करें। अभी ज़्यादा नए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, ज़्यादा कोई नई किताब नहीं पकड़नी, अपनी टेस्ट सीरीज़ करें, उसको करते रहें और जो अपने की फोकस है, कोई लग रहा है कि ये चीज़ आपको लग रहा है हाई स्कोरिंग है, उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, सर का यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर वीडियोस कम डालते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सर कार्यरत पोस्टेड कार्यरत, जब भी टाइम मिलेगा आप वीडियोस सर सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको टाइम मिले तो देख लीजिए। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर।